हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस बेहतरीन से एक वीडियो में जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं जनवरी 2025 सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर आप हमें बताइए ओवरऑल हमारा जो आज का पेपर हुआ है इस पेपर को लेकर आपका क्या रिव्यू है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पर पेपर भी लगाऊंगा, लेकिन पेपर को लाने से पहले जितना मैंने पेपर अभी इनिशियली 5-10 मिनट में पढ़ा, देखा, समझा, तो उसके बेसिस पर मुझे दो पर्टिकुलर कंक्लूजन है। नंबर वन, जैसा कि मैं क्लास में हमेशा बोलते हुए आया हूं और आपको एग्जाम से काफी दिनों पहले से भी मैं बताते आ रहा था कि साहब आईसीआई इस तरीके से अब पेपर नहीं पूछेगा कि वो आपको छोटी सी केस स्टडी बनाकर दे देगा और छोटी सी केस स्टडी बनाकर वो आपको बोलेगा कि जो भी रेलेवेंट प्रोविजन है किसी पर्टिकुलर सिंगल सेक्शन से रिलेटेड, आप उन सिंगल सेक्शन से रिलेटेड पर्टिकुलर प्रोविजंस को अप्लाई करके कंक्लूजन ड्रॉ करके अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। इट इज नॉट लाइक दैट। और इस पेपर में भी हमको वही देखने के लिए मिला। साहब आईसीआई ने बहुत सारी अलग अलग रामायण महाभारत भरकर, सोहनलाल मोहनलाल की स्टोरी डालकर, ठीक है, बड़े बड़े केस स्टडी सॉर्ट ऑफ पैराग्राफ्स ड्रॉ करके उन्होंने एक सेक्शन से एक क्वेश्चन नहीं पूछते हुए 2-3 सेक्शन को इंक्लूड किया और काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मल्टीपल सेक्शंस को टच करके उन्होंने यहां पर क्वेश्चन केस स्टडी पूछी है। अब इस केस में जिन बच्चों ने ओवरऑल सारे चैप्टर की प्रॉपर स्टडी करी होगी उनके लिए ये पर्टिकुलर पेपर जो होगा वो मैनेजेबल होगा। नंबर टू, जिन बच्चों ने सिलेक्टिव स्टडी करी होगी डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पेपर को सॉल्व करने में दिक्कत गई होगी। ठीक है। नंबर टू, सर क्या ये पेपर आपके हिसाब से सिंपल था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था? आपको पता है, मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूं, एकदम ईमानदारी से बात करूं तो साहब ये पेपर ना मैनेजेबल पेपर था। यदि जिन बच्चों ने पूरी ओवरऑल सिलेबस की पढ़ाई करी है और जो आईसीआई के जो इतनी लंबी लंबी स्टोरी टेलिंग वाली जो केस स्टडीज थी उनमें से यदि काम की बातों को आइडेंटिफाई कर पाए तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस भी है जो मैं शायद आपको जब पूरा फुल डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा पेपर सॉल्विंग से रिलेटेड तब मैं आपको बताऊंगा वहां पर कि बच्चों ने ये बोला है कि सर हमारा पेपर 10 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट पहले भी खत्म हो गया है। हावेवर बहुत सारे बच्चे ये भी थे जिन्होंने बोला है कि सर हमारा 80 मार्क्स तक का ही पेपर अटेम्प्ट हो पाया है ड्यू टू हम लोग किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में उलझ गए थे। ठीक है। एंड सर एमसीक्यू को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? साहब एमसीक्यू जैसा कि एक्सपेक्टेड था, आईसीआई पिछले 2-3 अटेम्प्ट से जो केस स्टडी सिनेरियो से एमसीक्यू पूछ रहा है साहब यहां पर भी आईसीआई ने इस बार ऐसे ही किया और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का एक बड़ा सा एमसीक्यू पूछा। ठीक है, सिंपल एमसीक्यू था बट वही थी, केस स्टडी सिनेरियो था, बहुत सारी डिटेल्स थी। तो यहां पर इन्होंने केस स्टडी सिनेरियो में एजीएम ईजीएम से रिलेटेड, अपना फेमा से रिलेटेड, ठीक है, जनरल मीटिंग से रिलेटेड यहां पर इन्होंने केस स्टडी टाइप एमसीक्यूज पूछे हुए। करेक्ट सर। ओवरऑल अब आपने जो एनालिसिस दिया उसके बेसिस पर हमारा आज का जनवरी 2025 का सी इंटरमीडिएट का कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का पेपर ओवरऑल कैसा? सर ये पेपर लेंदी बट मैनेजेबल था। सर कुछ नए क्वेश्चंस भी थे, डेफिनेटली आईसीआई ने इस बार कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स यहां पर इंट्रोड्यूस करके नए क्वेश्चंस भी दिए बट नॉट दैट मच, ऐसे सब्सटैंशियल पोर्शन नहीं था। बट हाँ आईसीआई ट्राइंग कि वो जो पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन पूछते हुए आता है उससे थोड़ा सा यहां पर उन्होंने डिफरेंट कुछ करने की कोशिश की है। चलो अब हम लोग पेपर पे आते हैं और देख लेते हैं फटाफट से कि पेपर किस तरीके से पूछा है। ये फर्स्ट पार्ट जो है ये एमसीक्यू वाला पार्ट है। ये एमसीक्यू वाला पार्ट एक बार आपके एग्जाम्स हो जाए तो मैं आपको पूरा सेपरेट सॉल्व करके दूंगा ये एमसीक्यू, है ना। अभी आई डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ आपको कोई थोड़ा सा डीमोटिवेशन फील हो या जिनके एमसीक्यूज गलत हो गए उनको अगले पेपर पे कोई इंपैक्ट आए। सो दैट्स व्हाई अभी आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो में प्रोवाइड नहीं करूंगा। इट्स माय हम्बल ड्यूटी, इट्स माय हम्बल ऑब्लिगेशन बीइंग अ टीचर कि आपके जो आने वाले पेपर्स है पहले वो पेपर हो जाए देन उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा एक डिटेल सोल्यूशन दे दूं। ठीक है, तुम लोग कहीं इधर उधर, है ना, टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप या फ्रेंड्स वगैरह से भी पेपर डिस्कस मत करना। भाई साहब यदि तुम मेरी बात मानते हो तो तुम इतनी बात को ध्यान रखना, ये पेपर और इससे पहले वाला अकाउंट्स का पेपर चाहे तुम्हारा बहुत अच्छा गया हो या मॉडरेट गया हो या बेकार गया हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क ये पड़ता है कि आपका आगे आने वाला पेपर कैसा जाने वाला है। ठीक है, सो ज्यादा इधर उधर अपने को दिमाग नहीं लगाना है। 10-15 मिनट ये जो मेरा वीडियो है ये वीडियो देख लो एंड देन उसके बाद में फटाफट से अपने टैक्सेशन की पढ़ाई पे तुम लोग लग जाना। ठीक है, क्योंकि टैक्सेशन को 1.5 डेज में रिवाइज करना अपने आप में एक चैलेंज होता है, टास्क होता है, तो आप लोग कर लोगे। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपके लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, बट इंपॉर्टेंट है अगले पेपर की तैयारी करना। ठीक है, चलो जो हो गया अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। सर ये एमसीक्यूज पोर्शन है, इस एमसीक्यूज पोर्शन को अभी मैं साइड में करता हूं। ठीक है, और यहां पर आता हूं बेटा मैं पार्ट बी पे। और जब पार्ट बी पे आता हूं तो मालिक पार्ट बी पे सबसे पहला क्वेश्चन, क्या गजब की बात करी थी इन्होंने, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा और देखो 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए उन्होंने जमाने की सारी बातें कर ली है भाई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईसीआई, जो पिछले 4-5 अटेम्प्ट से आईसीआई यहां पर क्या कर रहा है,
क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए और बच्चों की साइकोलॉजी मेंटालिटी से खेलने के लिए ना, वो अननेसेसरली क्या करता है यहाँ पर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ड्रॉ कर देता है। आपको पता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन्होंने चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड सेक्शन नंबर 27 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, ठीक है, और 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, और 5 नंबर के लिए इन्होंने 3 अलग अलग ऑप्शन दे दिए थे, ठीक है। दैट द रिजोल्यूशन पास्ड इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वाज नॉट प्रॉपर सिंस द रिक्वायरमेंट मेजॉरिटी डिड नॉट अप्रूव द सेम। अरे भाई साहब ठीक है ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये पता लग जाना चाहिए कि 27 सेक्शन ट्रिगर हो रहा था यहाँ पर। इंडिविजुअली मैं आपको अवॉइड करूंगा, हाँ कभी मेरे अंदर के इमोशन बेटा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में निकल जाए कि यहाँ पर मेरा व्यू ये होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट आई एम ट्राइंग, मैं अपने आप को रोक कर रखूंगा कि मुझे किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, बिकॉज आपके अपकमिंग पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा हुआ है दैट द प्रिस्क्राइब्ड डिटेल्स ऑफ द नोटिस वाज गिवन टू द शेयर होल्डर शुड हैव बीन पब्लिश इन द न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द सिटी। अच्छा इन्होंने बोल दिया वंस इन इंग्लिश और एक दे दिया वर्नाक्युलर में भी, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड इंडिकेटिंग क्लियरली जुरिसडिक्शन सच वेरिएशन इन द यूजेस ऑफ द फंड्स। ठीक बात है, ओके बात, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। That the resolution passed for investing 5 lakh rupees in the equity shares of X Limited is illegal। भाई साहब 27 में सबसे लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि क्या एक कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करके प्रोस्पेक्टस में जो लिखी हुई बातें थी उसमें यदि वेरिएशन कर रही है, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, वेरिएशन इन चेंज इन कंडीशन इन प्रोस्पेक्टस, भाई साहब वहां पर ना ये एक चीज को लेकर स्पेशली लिखा हुआ है कि कंपनी ऐसा, बस आगे नहीं बोलूंगा, रोकना पड़ रहा है मुझे अपने आप को। सर सोहनलाल was appointed as an statutory auditor। अगला क्वेश्चन बेहद सिंपल क्वेश्चन ऑफ RST Limited is a non-government company and the company's in the annual general meeting held on 30 September 2023 he was resigned after 2 months। अच्छा इसको अपॉइंट करो, अपॉइंट करने के 2 महीने बाद ही क्या हो गया भाई साहब, डिसकंटिन्यू हो गया। लो मालिक अपनी क्लास में सेक्शन नंबर 139 स्टार्टिंग में पढ़ाने के साथ ही डायरेक्टली हम लोग जंप कर जाते हैं सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन नंबर 8 में, जो कि बात करता है कैजुअल वैकेंसी से रिलेटेड। कैजुअल वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन लगेगा, 2 अलग अलग बातें होती है, एक प्रोविजन एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ रिमूवल और एक प्रोविजन एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, जिसको हम लोग क्लास में ऐसे पढ़ाते हैं, एक मैटर होता है रेजिग्नेशन और एक मैटर होता है अदर देन रेजिग्नेशन। तो यहां पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया होता 5 नंबर के लिए, बिलीव मी और नॉट बहुत सिंपल क्वेश्चन है मालिक, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इसमें एक और बात पूछी हुई है इन्होंने, यहां पर क्या पूछा है पता है क्या आपको, एक्सप्लेन हाउ द न्यू ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय RST लिमिटेड एंड द कंडीशन इज टू बी कंप्लाइड विद इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो यहां पर आपको ना 139(8) बताना था, और जो नया ऑडिटर आप अपॉइंट करोगे उसका टेन्योर कितना होगा, कब तक वो ऑडिटर रह सकता है, बस मैं बोलना चाह रहा हूं लेकिन बोलना नहीं चाहता हूं कब तक उसका टेन्योर होगा, ठीक है, बस ये आएगी तब तक, ठीक है, बस इतना बोल देता हूं, ठीक है। तो उसके बाद उसको वहां पर अपनी पोस्ट जो है वो रिजाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 139 सब सेक्शन नंबर 8 ही लगेगा, और ये अपॉइंटमेंट भी उसी के अंदर लिखी हुई है। चलो साहब अगला क्वेश्चन 4 नंबर के लिए क्या बोलते हैं मुरारी भैया, मुरारी लाल अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ओके ओके, has invested in the 4 residential immovable properties under construction in Calcutta. Each property is negotiated at rupees 2 crore with the companies owned by builders, ठीक है। This amount is to be paid in 2 equal installment of 60% on immediate basis on booking and balance on possession, ठीक है, कोई बात नहीं है, इनके ट्रांजेक्शन से उसको बाइफरगेट कर रहे हैं। द अबाउट ट्रांजेक्शन इज डन बाय द कंपनीज owned by the builder through true brokers। अच्छा फ्रॉम USA, ओके, कमीशन दे रहे हो मालिक, यहां पर लग रहा है LRS, और कौन सा LRS लग रहा है पता है, कॉर्पोरेट वाला LRS लग रहा है। वो जो 4 टाइप के ट्रांजेक्शन थे ना, उन 4 टाइप के ट्रांजेक्शन में से एक टाइप का ट्रांजेक्शन यहां पर ये आ गया है कि आप क्या कर रहे हो पता है, जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह इंडिया में सेल हो रही है, कौन परचेस कर रहा है, फॉरेनर परचेस कर रहा है, और मालिक यहां पर आपको ब्रोकर को ब्रोकरेज पे करनी है, तो यहां पर डैश परसेंटेज और डैश रुपीस विच एवर इज हायर की लिमिट है यहां पर, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू एग्जैक्ट सम बिकॉज यार एग्जाम है भी आप लोगों के, इस बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये वाला प्रोविजन लगेगा, मैं समझ गया इस बात को। वेदर द इन्वेस्टमेंट ऑफ मुरारी लाल एंड पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन दिस ट्रांजेक्शन इज परमिसिबल, यस। हाउ मच, ओ सॉरी हाउ मच मैक्सिमम, अच्छा ठीक है, तो यहां पर लिमिट लिखनी थी। अरे यार 4 नंबर का ये इतना सिंपल क्वेश्चन भाई, तो टेक्निकली यदि तुम लोग इस पार्ट की बात करोगे तो इट इज क्वाइट इजी, क्वाइट सिंपल भाई। सेक्शन नंबर 27, जो बच्चा चैप्टर नंबर 3 छोड़ के गया होगा, इंस्टीट्यूट को पता है, बहुत सारे बच्चे चैप्टर नंबर 3 छोड़ के जाते हैं, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन ही कंपलसरी क्वेश्चन में यहां पर इन्होंने पूछ लिया था, ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है पता है आपको, सिल्क सेगमेंट प्राइवेट लिमिटेड SSPL is a wholly owned subsidiary company of Silk Limited, a listed company। क्या नाम है इसका, सिल्क ब्लॉक लिमिटेड यानी कि SBL is a listed public limited company। The board of directors of Silk
segment private limited and have collectively decided upon the proposal to grant loan of rupees 15 lakh and 20 lakh to Mr. Sohan and Subarna respectively for the purchase of fully paid up equity shares in Silk segment private limited. भाई साहब सेक्शन नंबर 67 खतरनाक तरीके से पहले ही बार में पढ़ते से ही समझ में आ गया मेरे को कि यहाँ पर सेक्शन नंबर 67 जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन नंबर 67 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है, और बहुत सारी बातें होती है वहां पर। तो ट्रिगर सेक्शन जो होगा वो सेक्शन नंबर 67 होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटेलेक्ट पे बेस्ड था। यदि आप लोगों ने सेक्शन नंबर 67 को प्रॉपर प्रायोरिटी देकर नहीं पढ़ा होगा और यदि आपने उसको स्किप कर दिया होगा तो आपको ये क्वेश्चन ट्रिगर नहीं होगा उस एग्जाम के 3 घंटे में बैठे बैठे। लेकिन यदि आपने सेक्शन नंबर 67 प्रॉपर्ली पढ़ा हुआ है, जिसको हम लोग क्लास में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं, मुकेश अंबानी जी का एग्जांपल लेते हैं, बैंक का एग्जांपल लेते हैं, उनके ड्राइवर को लोन दिलाया जाता है, इसकी बात करते हैं, वहां पर मुकेश अंबानी जी गारंटी की बात करते हैं। इस तरीके से अपन लोग सेक्शन क्लास में पढ़ते हैं साहब, ठीक है। उसके बाद में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मैं इसको ना वेरी गुड क्वेश्चन बोलूंगा, पर वेरी गुड क्वेश्चन बोलने के साथ साथ यहां पर जो बकवास करी हुई है ना, उसके लिए मैं आईसीआई को बोलूंगा कि बच्चों को कैसे उलझाना है ये आईसीआई से बेटर कोई नहीं जान सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्या बोला है पता है इन्होंने, द फॉलोइंग्स आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर ऑफ BUI प्राइवेट लिमिटेड। तो हमको एक चीज समझ में आ रही है, कंपनी जो है ना ये प्राइवेट लिमिटेड है। जब भी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन मिले सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना ये कंपनी कौन सी है, क्या लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, प्राइवेट है, पब्लिक है, स्टार्टअप है, कोई स्पेशल टाइप की कंपनी, ये हम लोगों को आइडेंटिफाई कर लेना पड़ता है, ठीक है। विच इज नाइदर अ स्टार्टअप कंपनी नॉर एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनी। बहुत ही अच्छी बात बोल दी है सर। ऑथोराइज कैपिटल इतनी इतनी है, पेडअप इतनी इतनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में इतना बैलेंस है, जनरल रिजर्व में इतना है, टर्म लोन फ्रॉम LMR बैंक लिमिटेड इतना है और कैश क्रेडिट लोन इतना है फॉर वर्किंग कैपिटल। सर मैं पूरा ही पढ़ देता हूं, यहां पर इन्होंने क्या बकवास करी हुई है, क्योंकि अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहे। द कंपनी हैज नेवर फेल्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार, ठीक है। वो ये बोल रहा है कंपनी ने 92 और सेक्शन नंबर 137 का कभी भी कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे क्या बोलता है, द कंपनी हैज ऑलरेडी सक्सेसफुली रीपेड ऑल द मनीज व्हिच वर एक्सेप्टेड अर्लियर इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट अलोंग विद ड्यू इंटरेस्ट। ओके, मतलब यहां पर इन्होंने कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया है। मुझे अब समझ में आ रहा है ये डिपॉजिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है पता है, सिंस द कंपनी वाज सक्सेसफुल इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इन हाउस प्रोजेक्ट बाय यूटिलाइजिंग द मनी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। भाई साहब तुम हम पैसों का क्या कर रहे हो, हमको क्या लेना देना है। द बोर्ड वाज इंटरेस्टेड to accepting deposit one more and take up another housing project in Noida since the member of the company having sufficient surplus money which they wanted to invest in the company to start the projects. Okay, however their condition was that the same will be provided by them if the company accepted them in the form of deposit. An applicable provision of the Companies Act 2013 and the rules made thereunder are strictly complied with. क्या बात है भाई, क्या ड्राफ्टिंग करी है, बकवास पे बकवास किया हुआ है। But the board of directors of BUI Private Limited were not in the support of depositing any amount in any deposit repayment reserve account for the purpose of repayment of this said deposit. भाई साहब सेक्शन नंबर 73(2) A, B, C, D नहीं E और F है ना, प्राइवेट कंपनी है भाई साहब, ये कंप्लायंस करने पड़ते हैं जनरली जब भी कोई प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने जाती है तो। हाउएवर ये कंप्लायंस नहीं करने पड़ते वो 3 टाइप की कंपनीज को, एक तो प्राइवेट कंपनी अलॉन्ग विद IFSC पब्लिक कंपनी को, फिर दूसरी बात है स्टार्टअप कंपनी को, और तीसरी कैटेगरी आती है बेटा कौन सी आपको पता है क्या, वो स्पेशल प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी आती है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से इनके पास में डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की भी लिमिट होती है सर। प्राइवेट कंपनी अप टू 100% तक कर सकती है, और सर स्टार्टअप कंपनी और स्पेशल टाइप की प्राइवेट कंपनी जो है ना वो मोर देन 100% भी कर सकती है। वो स्पेशल टाइप की प्राइवेट कंपनी को ना वो 3 कंडीशंस में से वो 3 कंडीशंस में से नहीं, वो तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। आपको पता है ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना मालिक, मैं समझ गया भाई, ये उसी से रिलेटेड है, प्रपोजल 1 और प्रपोजल 2। क्या होगा आंसर बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां पर तुमको ये चेक करना था कि क्या ये नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है, स्पेशल प्राइवेट कंपनी है। सर बोले कुछ बताओ ना, वो स्पेशल प्राइवेट कंपनी की कंडीशंस क्या होती है। सबसे पहली कंडीशन, वो किसी की होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज नहीं होना चाहिए, वो किसी की सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी नहीं होना चाहिए आराम से। दूसरा, उनकी जो लोन्स एंड बोरोइंग्स है ना बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और अदर कंपनीज से, वो 2x और ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और ₹50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है, उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। लो मालिक लो, अब ढूंढ लेना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर ये प्रपोजल 1 और प्रपोजल 2 था। कितने नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आना
आना चाहिए, तब जाकर ना सीए के पेपर, लॉ का पेपर देने में मजा आता है। वेरी गुड क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन कि इंस्टीट्यूट ने इस तरीके का क्वेश्चन पूछा, बच्चों को थोड़ा यहां पर रीजनिंग में उलझाया भी, बट इट इज गुड थिंग। सर अगला क्वेश्चन पार्ट सी, 4 नंबर का क्वेश्चन। भाई साहब आप हमारे लॉ विद जीएम वाले टेलीग्राम ग्रुप पे जाना और वहां पर देखना, मैंने क्लियरली मेंशन करके रखा था कि डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ के जाना, सेक्शन नंबर 318 होता है वहां पर, सेक्शन नंबर 318, ठीक है। और नीचे इन्होंने 2 पार्ट दे दिए कि क्या इनको डॉक्यूमेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे। भाई साहब अपनी क्लास में एक सिंपल रूल था, हम लोग प्लेन पेपर बच्चों के सामने प्रेजेंट करते थे, पूछते थे क्या डॉक्यूमेंट्स है, बच्चे बोलते थे नहीं है, क्योंकि मैंने उनको सिखाया था नहीं बोलना। सर उसके ऊपर में एक डॉट बना देता था, ऐसी अलग अलग तरीके की ड्राइंग बना देता था, कुछ कुछ लिख देता था, ब्ला 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 ब्ला, पूछता था क्या डॉक्यूमेंट्स है, बच्चे बोलते थे यस ये डॉक्यूमेंट्स है। क्यों? क्योंकि उससे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। साहब कोई भी ऐसी चीज जिससे इन्फॉर्मेशन मिले वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स मानी जाती है, फिर चाहे वो मतलब फिर अब यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी और चेक क्या डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपके सामने बता दी, बाकी तो ठीक है, आप समझदार हो, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यूना इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वाज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून। नया क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए पढ़ रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। 1 जून 2022 मिस्टर एक्स हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड द ट्रेडमार्क नेम ऑफ UINA, यानी कि यूना या यूनी, जो भी बोलना है वो बोल दो भाई, ठीक है। UINA इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ऑन 1 अप्रैल 2018। अच्छा, अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ओ भाई साहब मैं समझ गया, अरे यहाँ पर वो ये बोल रहा है मालिक कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेट हो गई है और वहां पर वो सेम और आइडेंटिकल नेम यूज कर रही है, और या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुओ मोटो बोला है कि अरे गलत नेम है, ये नेम आपको चेंज करना पड़ेगा, या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर ने यहाँ पर क्या करी है, एप्लीकेशन दी है। आपको पता है सुबह 11 से 12 के बीच में मैंने आपके ग्रुप पे एक बेहतरीन तरीके का पॉडकास्ट भेजा था, और आपको पता है सेक्शन नंबर 16 से रिलेटेड था, और वहां पर मैंने ट्रेडमार्क वाला पार्ट ही पढ़ाया था। भरोसा नहीं होता है, लॉ विद जीएम करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर सारे ऑडियो सुन लेना, उसमें से एक ऑडियो में आपको मिल जाएगा। वहां पर क्लियरली मैंने आपको बताया था कि ट्रेडमार्क ऑनर के केस में कब एप्लीकेशन देंगे, कितने समय में एप्लीकेशन देंगे, और कितने समय में कंपनी को यहां पर अपना नेम चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है यहां पर सेक्शन कौन सा लगता है, यहां पर लगता है सेक्शन नंबर 16, ठीक है। चलो अगला, इसके 2 अलग अलग पार्ट पूछ लिए इन्होंने, बहुत ही बढ़िया बात है। सर 3 और 2 नंबर के लिए पार्ट बी में यहां पर अलग अलग क्वेश्चन पूछे इन्होंने। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि मेंबर ऑफ द वर्ल्ड वन लिमिटेड होल्डिंग मोर देन 2% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर्स वांट्स द कंपनी टू गिव अ स्पेशल नोटिस to move at a resolution for appointment of an auditor other than retiring auditor, explain whether member can do as per the provision कैन डू सो एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अरे यार भाई साहब, सेक्शन नंबर 140 लगेगा रिमूवल ऑफ ऑडिटर का, प्लस यहां पर लगेगा बेटा सेक्शन नंबर 115, ठीक है। आपको याद होना चाहिए औकात वाले मेंबर 1% और 5 लाख, ठीक है। तो यहां पर 2% की बात हो गई है, ठीक है। इफ अ मेंबर ऑफ लिस्टेड कंपनी वांट्स टू कास्ट his vote through electronic voting can attend general meeting of the company and change his vote subsequently। oh my god, यहां पर सेक्शन नंबर 106 एक मिनट, सेक्शन नंबर 105 प्रॉक्सी का होता है, 106 रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स का होता है, 107 शो ऑफ हैंड का होता है, 108 यहां पर 108 लगेगा। और साथ ही साथ यहां पर बोला है कि उसने एक बार क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक वोट कर दिया है। और कैसे इलेक्ट्रॉनिक करा है पता है, रिमोट ई वोटिंग के थ्रू भी किया होगा या मीटिंग में भी किया होगा, वॉट एवर भी। वंस द वोट इज कास्ट, वो उसको चेंज करना चाहता है, क्या कर सकता है क्या? क्लियरली अपन लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है। 2 नंबर का एकदम चिलपिल सिंपल क्वेश्चन था। सर पार्ट सी, अरे क्या बात कर रहे हो भाई, iOS। और आपको पता है, देखो मैं आपको बताता हूं, हमेशा हमेशा ये iOS हम किस नोट से पढ़ते हैं वो बताता हूं मैं आपको। iOS हम लोग किस नोट से पढ़ते हैं वो बताता हूं मैं आपको। ये रहा मालिक, iOS हम इस नोट से पढ़ते हैं, iOS हम लोग इस नोट से पढ़ते हैं, iOS हम लोग इस नोट से पढ़ते हैं। नाउ सी, एक मिनट रुकिए, iOS हम लोग इस नोट से पढ़ते हैं। एक मिनट, सर iOS हम लोग इस नोट से पढ़ते हैं। और देखो सबसे पहला कौन सा iOS का सबसे पहला रूल कौन सा है, लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। और यहां पर लिख के रखा हुआ है, रेफर पेज नंबर 2.12। आओ इधर जरा मेरे साथ साथ आओ, लो भाई आओ मेरे साथ साथ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज में ये रहा हमारा ये पेज, और देखो यहां पर ये मैगजीम, दिस इज द मैगजीम,
लो, एब्सोल्यूटा, सेंसेशिया, एक्सपोसिटोर, नॉन इंडिजेंट। और यहां पर क्या पूछा इन्होंने आपसे पेपर में? एब्सोल्यूटा, सेनेटिया, एक्सप्लोसिटोर, नॉन इंडिजेंट। कुछ नहीं करना था भाई, आंसर मिल ही गया होगा क्या लिख के आना था। चलो बोल देता हूँ, यहाँ पर मैं अपने आप को पार्डन बोलूंगा, सॉरी। यहाँ पर लिटरल इंटरप्रिटेशन करके आना था, और कुछ नहीं करना था, लिटरल इंटरप्रिटेशन के बारे में करना था। सर ये क्वेश्चन एज इट इज, मतलब मुझे एग्जाम से कुछ समय पहले ही हमारी क्लास के कुछ बच्चे, उन्होंने बोला था सर देखो ये क्वेश्चन ना सीए फाइनल में पूछा गया है, ये क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में हो सकती है। और मैंने उनको बोला था यहाँ पर ना लॉजिकली कुछ एरर है, आप इसको ना एज इट इज करके जाना। ये 5 नंबर का क्वेश्चन सेम प्रीवियस अटेम्प्ट में इन्होंने सीए फाइनल में पूछा हुआ था, ये आईसीआई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी मेंशन है, कंपाइलर सजेस्टेड आंसर में भी मेंशन है। और मालिक यहाँ पर ये क्वेश्चन इन्होंने इस बार भी सेम 5 नंबर के लिए पूछ लिया है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। देखते सही लग रहा है अपन लोगों को यहाँ पर, ये किसका क्वेश्चन है भाई? एलएलपी का क्वेश्चन है, और 3+2 मतलब 2 अलग अलग पार्ट में पूछा गया क्वेश्चन होगा। देखते क्या बोलता है। एनएस एंड एसोसिएट एलएलपी वाज फॉर्म इन द ईयर 2020 एंड इट वाज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल। ठीक है, बकवास कर रहा है। It constituted Mr. Naveen and Mr. Suresh as a designated partner who were responsible for obtaining contract from various automobile manufacturing across the country for supplying the spare parts for the vehicle. In the year 2021, an investigation was ordered by the tribunal against the LLP in connection of the financial fraud worth rupees 50,25,000. Mr. J, one of the account manager and employee of the LLP, was accused by the complaining. As per the preparation of the fraud, the tribunal levied the penalty of rupees 1,25,000 to paid by Mr. J on his क्या बोल रहा है ये? Conviction. Mr. J approached the tribunal and provided vital information about the other black sheep involved in the fraud, those aiding in the investigating process. द ट्राइब्यूनल इज कंसिडरिंग द प्रोवाइडिंग सेम। अरे भाई साहब, आपको पता है ये फ्रॉड से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से यहाँ पर सेक्शन नंबर 30 और 31 एप्लीकेबल होता है। जो भी रेलेवेंट सेक्शन एप्लीकेबल होगा वो रेलेवेंट सेक्शन ना आपको यहाँ पर क्या करना है पता है? एप्लीकेबल कर लेना है। ठीक है, मेरे ये जो विसल ब्लोवर वाला और विसल ब्लोवर से जो एक सेक्शन जस्ट पहले वाला है, वो सेक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। बिलीव मी और नॉट, ये उसी से रिलेटेड पर्टिकुलरली क्वेश्चन है। ठीक है, जहां पर बोला गया है कि यदि कोई विसल ब्लोवर होगा, आप उसको डरा नहीं सकते हो, धमका नहीं सकते हो, आप उसको ना किसी भी तरीके की पेनल्टी वगैरह पेनलाइज नहीं कर सकते हो, डिमोशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये वो बातें भी होगी यहाँ पर। ठीक है, और उसके पहले जो एक सेक्शन नंबर 30 होता है, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट सेक्शन नंबर 30 यहाँ पर लगना चाहिए। ठीक है, 30 और विसल ब्लोवर से रिलेटेड बात होगी यहाँ पर। ठीक है सर, एजुसडेम जेनरिस क्या होता है? भाई साहब, जो बच्चे गुजराती कॉलेज के नसिया सेंटर पे जिन्होंने मेरे साथ में पेपर के पहले जो लोग खड़े थे मालिक, उनको मैंने एजुसडेम जेनरिस वहीं पर खड़े खड़े रिवाइज करवाया था। ठीक है, और साथ ही साथ ये कब एप्लीकेबल नहीं होता है, ये बात भी मैंने उनको एक्सप्लेनेशन में बताई थी। आई होप यू आर रिमेंबर मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। लो मालिक, नसिया कॉलेज पर ही एक और चीज मैंने वहां पर एग्जाम सेंटर पे खड़े खड़े रिवाइज करवाई थी, दैट इज क्विक मनी लिमिटेड। अरे क्या पूछ रहा है, आपको पता है क्या? इंपैक्ट असेसमेंट। लो मैं आपको प्रोविजन बता देता हूं, जब भी कंपनी का एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन सीएसआर 10 करोड़ रुपए उससे ज्यादा होता है तो उनको इंपैक्ट असेसमेंट करवाना होता है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाना पड़ेगा। ठीक है, और हर एक उस प्रोजेक्ट का करवाना पड़ेगा जहां पर कंपनी ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हुए हैं। ठीक है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हुए, वहां पर उनको करवाना पड़ेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट एजेंसी से। ठीक है, ये इंपैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड है, क्लास में भी पढ़ाया जाता है, सीएसआर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगला, स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच वाइंडिंग अप। अरे यार, 5 नंबर के लिए सेक्शन नंबर 64 है। आप वन शॉट में देखना, वन शॉट में कितने सारे क्वेश्चन आए थे जब हम लोगों ने वन शॉट सेशन लिया था वहां पर। चलो सर, डिफाइन द पर्सन। मालिक, पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स वाली नहीं डिफाइन करना है आपको ना जीसीए वाली डिफाइन करना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 240 की सीरीज में होता है जीसीए में पर्सन की डेफिनेशन। 1 मिनट रुकना, जीसीए 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 पर्सन की डेफिनेशन कहां पर देखना है? जीसीए में। ये हो गया फेमा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? यस, यही जीसीए है। 1 मिनट रुको मालिक, जीसीए में देख लेते हैं हम लोग। पर्सन 240 की लाइन में आता है। एस ईयर पर्सन 242। ओ यस, आई एम राइट, 242 पर्सन की डेफिनेशन होती है यहाँ पर, और इन्होंने केवल और केवल इतना ही डिफाइन किया था। ये कुछ नई बात इन्होंने यहाँ पर पूछी बेटा इस बार। ठीक है, तो ये देख लेंगे कि ये पर्सन में इंक्लूड होते हैं या नहीं होते। मुझे पता है कौन कौन पर्सन में इंक्लूड होंगे, कौन कौन इंक्लूड नहीं होंगे, बट अभी मैं आपके सामने आंसर नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन के मुझे लगता है यहाँ पर 1 से 1.5 नंबर होंगे, और बाकी इन तीनों के सामने लिखने के 1-1 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नहीं चाहता हूँ आपके मार्क्स डिडक्ट करना, बट आंसर एकदम सिंपल है, देख के समझ में आ गया।
सर 6 का है, टॉप स्पिनर फाउंडेशन इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विद द व्यू टू प्रमोटिंग द यंग एंड, बकवास कर रहा है भाई, देखना आप, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, द फाउंडेशन सेलेक्टेड यंग बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री वाया टैलेंट हंट competition and other references from its member, thereby giving them proper training with residential facility at the designated club open for the purpose. The foundation has been incorporated as a charitable institution in 2016. पूरी बकवास कर रहा है. Currently it is having 1200 member. Oh, the annual general meeting of the company is usually held at the club cum registered office of the company. Oh, the member of one of the general meeting having strongly suggested that the next annual general meeting of the near vicinity of the registered office of the company. Oh, अच्छा, आपको पता है यहाँ पर सेक्शन नंबर 96 और सेक्शन नंबर 96 का सबसेक्शन नंबर 3 होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो, ठीक है, सबसेक्शन नंबर 2 या 3 होगा, एक मिनट एग्जैक्टली बता देता हूं क्या होगा, सबसेक्शन नंबर 3 होना चाहिए, देख लेते हैं फिर भी, सबसेक्शन नंबर 3 होना चाहिए, सबसेक्शन नंबर 2 है सॉरी इट्स माय मिस्टेक, टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, सबसेक्शन नंबर 2 है मालिक, और ये लो भाई, ये रहा सेक्शन 8 कंपनी को एग्जाम्पशन है, क्या एग्जाम्पशन है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ये तुम लोग आराम से एग्जाम खत्म होने के बाद मिलना, मैं तुमको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है, ओके, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको पता है क्या, अच्छा ई वोटिंग वगैरह भी पूछ लिया, वेदर द कंप्लाइंग विद द बोर्ड कंसिडरिंग द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट टू वेन्यू, ओके ठीक है, ये 96 का है, विद प्रायर, अच्छा ये भी 96 का है, अच्छा 15 दिन का नोटिस, अरे 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 अरे, जनरली 21 दिन का नोटिस लगता है सेक्शन 8 कंपनी के केस में ना, एक्सेप्शन है कि वो 21 दिन को हमको पढ़ना है, बता देता हूँ, चलो खत्म करो, ये तो आपको भी पता होगा यार, 14 डेज पढ़ना है, ठीक है, ये वॉइड एब इनिशियो होगा, और वेदर द डिसीजन टू प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर ओनली फिजिकल वोटिंग एंड नॉट ई वोटिंग, अरे कैसी बात कर रहे हो, सेक्शन नंबर 108 लगता है, और 108 बोलता है कि यदि कंपनी में इतने से ज्यादा मेंबर है तो मैंडेटरीली आपको ई वोटिंग भी करवाना पड़ेगा, ठीक है, कितने से ज्यादा बाद में बताऊंगा, तुमने जो लिखा होगा वो सही मान लेना अभी तक तो। नाउ और करके एक और क्वेश्चन है कि श्रीनिवास आयरन एंड स्टील कंपनी इज अ पब्लिक सेक्टर लिस्टेड कंपनी इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एंड स्टील शीट्स and to be supplied to various other entities countrywide. Messrs. CVB and Associate Chartered Accountant have been appointed as an statutory auditor of the company in the terms of financial year 23-24. Later in the financial year, fraud has been come into the force and not reported by the auditor in the current auditors in their report, leading to dissatisfaction among the group of the learned member of the company. सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 12 लगेगा यहाँ पर, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग इज शेड्यूल ऑन दी डेट दिस रिस्पेक्टिवली हैव कलेक्टिवली डिसाइडेड टू सेंड स्पेशल नोटिस, अच्छा सेक्शन नंबर 115, और क्या करना चाहते हैं भाई साहब, रिगार्डिंग पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन फॉर नेक्स्ट एजीएम एंड द ऑडिटर मेसेज ऑडिटर इन द नेक्स्ट टर्म, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 140 भी लग जाएगा, देख रहे हो बेटा, पहले भी अपन लोगों ने अभी काफी सारे पार्ट 1 2 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के सब पार्ट में अपन ने देखा है कि एक सेक्शन से नहीं, दो तीन सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो 143 12 भी लगेगा, 115 भी लगेगा, 140 भी लगेगा, ठीक है, ये तीनों बातें यहाँ पर लिख दी अपन ने। अगला 5 नंबर के लिए क्वेश्चन, मनीष शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैज नॉट क्लेम हिज डिविडेंड फ्रॉम, अच्छा डिविडेंड से और क्वेश्चन, द कंपनी for last 10 years due to different reason, he want to know whether, अरे यार सेक्शन नंबर 125 IEPF लगा देना यहाँ पर, ठीक है, खत्म करो ना बात को, रेफरिंग द प्रोविजन ऑफ दी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म, अरे यार करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, तुझे सोचता हूं मैं, चलो 2J लगेगा यहाँ पर सेक्शन, ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला लगेगा 2J, अरे 2J लगेगा ना, क्लास में अपन गाना भी गा दिया करते थे इसके ऊपर, और आपको पता है यहाँ पर वो 4 चीजें लिखना है कि विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ दी, वो 4 चीजों को, वो 4 ट्रांजेक्शन को भी हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे आपको पता है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मानेंगे, चूंकि 4 नंबर का क्वेश्चन था, थोड़ी और इज्जत दे देते, सेक्शन नंबर 5 का भी रेफरेंसेस दे देते और बोल देते कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में ना 3 डिफरेंट टाइप के शेड्यूल मेंशन करके रखे हुए अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल 2000, ऐसा भी लिख देते, और तीनों शेड्यूल में, शेड्यूल फर्स्ट दिस क्या लगता है, प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, शेड्यूल सेकंड परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, किसकी परमिशन लगेगी बेटा वहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की, एंड थर्ड परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, किसकी प्रायर परमिशन लगेगी, सॉरी प्रायर परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी आपको, आरबीआई की, एलआरएस विलारएस भी होता है वहां पर, इस तरीके से आपको पर्टिकुलर प्रोविजंस यहां पर मेंशन करने थे, ठीक है सर, दिस इज द ओवरऑल रिव्यू एक्सेप्ट एमसीक्यूज, है ना, और मैंने यहाँ पर जितना मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस को रीड आउट करके सेक्शंस कौन कौन से ट्रिगर हो गए वो बता सकता था, वो बता दिया है, डिटेल सॉल्यूशन डेफिनेटली मैं आज ही रेडी कर दूंगा, क्योंकि वो क्या होता है ना, जब पेपर आता है तो खून गर्म होता है, तो सारे सॉल्यूशंस भी पता लग जाते हैं,
आज मैं सॉल्यूशन तैयार करके रख दूंगा, बट अपलोड करूंगा इसको आपके एग्जाम खत्म होने के बाद। ठीक है सर, ओवरऑल पेपर अगेन आई एम टेलिंग यू लेंदी पेपर था। उन बच्चों के लिए जो पूरे चैप्टर पढ़ के गए डेफिनेटली उनको इजी लगा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन से नेक्सेस था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन 5-6 नंबर का जो केस स्टडी वाइज क्वेश्चन है 4-5 नंबर का, वो उन्होंने एक सिंगल सेक्शन से नहीं पूछते हुए मल्टीपल सेक्शन से पूछा है। ठीक है, आई होप आगे आने वाले पेपर में आपको ये ध्यान रखना है कि आईसीआई थोड़ा सा चालाक ब्रो हो रहा है, वो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, 2-3 सेक्शंस को मिक्स करके, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके वो क्वेश्चन पूछ रहा है। हमारी तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आई एम होपिंग कि मेरी क्लास के बच्चे और पूरे एंटायर इंडिया के बच्चे भी बहुत अच्छे नंबर लाएंगे आज के इस पेपर में। और अब आप इस पेपर रिव्यू को देखने के बाद अपने टैक्सेशन के पेपर की तैयारी में आप लग जाओ। आपका टाइम अब वहां पर इन्वेस्ट करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा जी, आप इसी तरीके से अपने पेपर अपीयर करते जाओ। ऑल द बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर एंड वर्क हार्ड, बाय बाय।